तो इकाई 3 है भू आकृतियाँ, और इस इकाई के वितरण क्या हैं? खनिज एवं शैल, शैलों के प्रमुख प्रकार, उनकी विशेषताएं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं जिसमें अपक्षय है, बृहद क्षरण है, अपर्दन है, निक्षेपण है, मृदा का निर्माण है। ठीक है, मतलब भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं, ठीक है, ये हमको भू आकृतिक प्रक्रिया में जानेंगे। और भू आकृतियाँ और उनका जो विकास हुआ है उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 में खनिज एवं शैल। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना हुआ है। इन 8 तत्वों को आपको याद होना चाहिए, रखना पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। और इनके अलावा जो 2% हैं उसमें जो है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो हम पहले 8 पदार्थों को देख लेते हैं और उसमें ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे अधिक कौन सा पदार्थ है। जैसे पृथ्वी के परपटी में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो परपटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, याद होना चाहिए आपको। सिलिकॉन लगभग 27.72% है, एल्युमिनियम 8.13% है, लोहा 5% है, कैल्शियम 3.63% है और सोडियम जो है 2.83% है, पोटेशियम 2.59% है और मैग्नीशियम 2.09% है और अन्य 1.41% में अन्य जितने भी है पदार्थ पाए जाते हैं। भूपर्पटी पे पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते बल्कि सामान्यतः एक दूसरे तत्व के साथ ही मिलते हैं, मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया गया है। यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है जिसमें खनिज की अनेक किस्में बनती हैं। भूपर्पटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। मतलब इन्हीं प्रमुख खनिजों से ही शैलों का निर्माण होता है। 6 जो हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल सोर्स है, ये। और इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा हो करके ठोस शैल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रमशः ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो कुछ बॉक्स में दिए गए नॉलेज हैं उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिनमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या अधिक तत्वों से मिलकर के होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। भौतिक विशेषताएं जैसे क्रिस्टल का बाहरी स्वरूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है कि वो घनाकार है, अष्टभुजाकार है या षष्ठभुजाकार, प्रिज्म आदि है। फिर है विदलन, सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं, उसको विदलन कहते हैं। फिर है विभंजन, ठीक है,
अणुओं के आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। इसका कोई नियम नहीं है, तो उसको विभंजन कहते हैं। फिर है चमक। रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक। प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लासी आदि। कहीं न कहीं अलग अलग लोगों की, अलग अलग पदार्थों की, अलग अलग खनिजों की अपनी एक खास चमक होती है। रंग, कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मैलाकाइट, एजुराइट और कैल्सोपाइराइट आदि। तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए, अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल और पीला हो सकता है। धारियां भी कुछ चट्टानों पे पाई जाती हैं, कुछ शैलों में पाई जाती हैं, और वो खनिजों में भी देखने को मिलता है। किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मैलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी होती हैं। फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियां होती हैं। पारदर्शिता भी कुछ कुछ खनिजों में पाए जाते हैं, जैसे पारदर्शी प्रकाश किरणें इसके आर पार आ जा सकती हैं और किसी सीधी देखी जा सकती हैं, प्रभासी हो सकती हैं। प्रकाश किरणें आर पार होती हैं इस पारभासी में, लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। मतलब आर पार दिखाई देता है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमको वस्तु प्रॉपर दिखाई देता है। फिर है अपारदर्शी शैलें और खनिज या फिर इस प्रकार किरणें जो है तनिक भी आर पार नहीं होती हैं। संरचना देखें कैसी होती है। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था होती है। महीन, मध्यम हो सकता है, खुरदुरे पिसे हुए, तंतु युक्त हो सकते हैं, पृथक करने योग्य हैं, अपसारी हो सकते हैं, विकिरणकारी भी हो सकते हैं। कठोरता के देखा जाए तो उसमें कठोरता के आधार पर भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना ये खनिज हैं, जैसे टैल्क, जिप्सम और कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट और फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून जो है वो 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक जो है वो 5.5 है। अपेक्षित भार। अपेक्षित भार दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात होता है। हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा के लिए गए भार से भाग दें, ठीक है, तब ये निकलता है आपेक्षिक भार। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रमुख खनिज तथा उनकी विशेषताएं। पहले हम पढ़ेंगे फेल्ड्स्पर, ठीक है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेल्ड्स्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्ड्स्पर में शामिल हैं। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्ड्स्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इनका उपयोग होता है। किसका? फेल्ड्स्पर का। फिर है क्वार्ट्ज जो है ये रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। यह श्वेत और रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है। ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये श्वेत होता है, रंगहीन होता है और इसकी पारदर्शी क्षमता भी परावर्तन क्षमता भी ज़्यादा होती है और इसीलिए ये रडार और रेडियो में इसका उपयोग किया जाता है, क्वार्ट्ज का। फिर है पायरॉक्सीन जो है वो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन
तथा सिलिका जो है इसमें शामिल होते हैं। और पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरॉक्सीन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा और काला। एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम है। इसमें पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। ये हरे एवं काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। एस्बेस्टस समझते हो आप? देख लेना एस्बेस्टस कैसा दिखता है। ठीक है। हार्ड ब्लेंड और एम्फीबोल का एक प्रकार है। फिर माइका। ठीक है, माइका, इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की परपटी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। मतलब आग्नेय चट्टान में भी पाए जाते हैं माइका और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है माइका का। फिर है ऑलिवीन, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका ऑलिवीन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। ये सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और बॉक्साइट और बैराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज में इसमें धातु तत्व आते हैं तथा इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बहुमूल धातु, दूसरा है लौह धातु, तीसरा है अलौहिक धातु। बहुमूल धातु में स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम आदि आते हैं। लौह धातु में लोहा और स्टील के निर्माण के लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं आती हैं। और अलौहिक धातु में तांबा, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं जो अलौहिक होते हैं। फिर है अधात्विक खनिज, जो मतलब धातु है ही नहीं, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, जैसे गंधक हुआ, फास्फेट हुआ तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। शैलें, पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सल्फड़ी नरम, गैब्रो काला और क्वार्ट्जाइट दुधिया श्वेत होता है क्वार्ट्जाइट। ठीक है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज होते हैं। शैलों तथा स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा में निकट के संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं? जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय शैल जो मैग्मा तथा लावा से घनीभूत हैं। और फिर है अवसादी शैल जो बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंश के निक्षेपण का परिणाम है। तीसरा है कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान, उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। अब हम आते हैं शैलों में जो मुख्य प्रकार के शैल चट्टानों की बात हम कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा। उसमें है पहला आग्नेय शैल। चूंकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इग्नियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर के ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय शैल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। मतलब
इसके परपट्टी पर भी हो सकता है या फिर इसके सतह पर भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार और इनकी व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, धीरे धीरे अगर ठंडा हुआ तो, और सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। इनके क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैलों को बनने के कण के मध्यम आकार के हो सकते हैं, ठीक है। और ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ, ये आग्नेय शैल के कुछ उदाहरण हैं। मतलब अगर आपको कहें आग्नेय शैल कौन कौन से हैं तो इसमें से इन सबको आपको नाम पता होना चाहिए कि ग्रेनाइट, गैब्रो और पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया और टफ। अवसादी शैल। अवसादी शैल, अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित अपक्षयकारी क्या पढ़ रहे हैं हम अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा संवहन और निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शीलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शीलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकाश में शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया जाता है। पहला है यांत्रिक रूप से निर्मित, दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित, तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बालुकास्म और पिंडशिला, चूना प्रस्तर, शैल और विमृतिका आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। और रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानों के उदाहरणों में श्रृंग है, प्रस्तर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है और पोटास आते हैं। कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल, इसका अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। ये शैलें दाब, आयतन और तापमान अर्थात पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघलता हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के 2 प्रकार होते हैं, एक है संपर्क कायांतरण और एक है प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा व लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैल के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में
उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के व गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैल कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कायांतरित शैलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। एक है पत्रित शैल अथवा अपत्रित शैल और पट्टितासमीय मतलब ये है कि पट्टी की तरह बनने वाले आकार की चट्टान या शैल। ग्रेनाइट, शाइनाइट, स्लेट, सिल्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण हैं। फिर शैली चक्र पढ़ेंगे। शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य अर्थात अवसादी और रूपांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय शैलों को कायांतरित शैलें में परिवर्तित किया जा सकता है और कायांतरित और आग्नेय शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें आग्नेय, कायांतरित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं, अर्थात पृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग का संस्करण पत्र के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ही ये पिघल करके मैग्मा में परिवर्तन हो जाते हैं, जो आग्नेय चट्टान के मूल स्रोत हैं। समझने वाली बात यह है कि ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय शैल है या आग्नेय चट्टान है, ठीक है, और जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान या शैल, ठीक है, और जो रूपांतरित शैल है, ठीक है, ये तीनों ही एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। मतलब ये है कि भले ही ये प्राथमिक शैल है, प्राथमिक शैल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो इसी आग्नेय चट्टान का ही निर्माण होता है, लेकिन बावजूद इसके ये तीनों ही शैलें एक दूसरे से इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं कि एक दूसरे के बनने के पीछे के कारक हो जाते हैं ये लोग। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, ध्यान से समझते हैं। तो सपोज करिए कि आप ये धरातल है और यहाँ से सबसे पहले ज्वालामुखी के लिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया होने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ मैग्मा बनता है। क्या बनता है? मैग्मा। और मैग्मा यही जब अंदर रहता है, जम जाए अंदर ही, तो तब भी वो आग्नेय चट्टान बना। अगर बाहर आके जम गया तब भी वो आग्नेय चट्टान बना। क्या बना? आग्नेय चट्टान। आग्नेय। अगर इतना आप समझ गए कि मतलब आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा की उत्पत्ति से, ठीक है, और इस मैग्मा की उत्पत्ति के बाद जब चट्टान बन गया तो इस चट्टान का लंबे समय में अपक्षय अपरदन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अवसादी चट्टान बनते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कौन चट्टान बनते हैं? अवसादी चट्टान बनते हैं। कैसे? अवसादी चट्टान हालांकि बनता है इन दोनों से, सिर्फ आग्नेय से नहीं बनता, रूपांतरित शैल से भी बनता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अवसादी चट्टान कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये चट्टान है, ठीक है, यहाँ लंबे समय मौसमी परिवर्तन से, अत्यधिक मौसम का जो कहीं ना कहीं बारिश हुआ, तापमान परिवर्तन हुआ और इस पे दाब का परिवर्तन हुआ,
फिर उसको वायु, गुरुत्वाकर्षण बल, पानी, हिमनद, ये सब इसको काटते हैं और लंबे समय में बहा करके एक चट्टान के रूप में जमा करते हैं, तो इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसाद का इकट्ठा होना ही अवसादी चट्टान है। तो इस तरीके से ये अगर बनेगा तो ये अवसादी चट्टान बन जाएगा। ठीक है। और जब रूपांतरित शैल कैसे बनते हैं? रूपांतरित शैल के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी चट्टान है, ठीक है, और वो पृथ्वी के अंदरूनी प्लेट में कहीं जमा हो गया, पृथ्वी के अंदरूनी प्लेट में कहीं भी वो ऐसे जमा हो गया, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, और सपोज करिए कि ये अभी आग्नेय चट्टान है, ये अभी आग्नेय है, ये अभी आग्नेय चट्टान है, और अब इस पे क्या हो रहा है, इस पे यहाँ क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी वजह से इसके रूपों में परिवर्तन आता है, इसके क्रिस्टल में परिवर्तन आता है, इसकी वजह से इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस आग्नेय चट्टान से या फिर इस अवसादी चट्टान से जो परिवर्तन रूप है, इस चट्टान को ही कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि अवसाद के लिए अपर्दन या अनाच्छादन का क्रिया होना चाहिए। एक ही शब्द लिखते हैं, अनाच्छादन, अनाच्छादन, अनाच्छादन की क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं, मतलब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर आग्नेय शैल है और उसका अनाच्छादन हो, क्या हो, अनाच्छादन हो, ठीक है, अनाच्छादन हो, अनाच्छादन हो, छादन हो। अनाच्छादन क्या होता है भैया? इसमें अपर्दन, अपर्दन, ठीक है, अपक्षयन, अपक्षयन, ठीक है, ये क्रियाएं होती हैं, उसको अनाच्छादन कहते हैं। मतलब किसी भी शैल को तोड़ कर फोड़ करके कहीं दूसरी जगह इकट्ठा करना अवसाद के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अवसाद, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ रूपांतरित शैल की भी अगर अवसादी चट्टान बनेगा तो अनाच्छादन के द्वारा ही बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? अनाच्छादन के द्वारा, अनाच्छादन के द्वारा, अनाच्छादन के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आग्नेय शैल क्यों बनता है? आग्नेय शैल बनता है मैग्मा से। तो मैं इसको मैग्मा से लिख दूं अभी मौके पे समझने के लिए, ठीक है। उसके लिए अत्यधिक ताप होना चाहिए, अत्यधिक ताप होना चाहिए, ठीक है। अगर इस अवसादी चट्टान में अत्यधिक ताप हो और दाब कम हो, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, अत्यधिक ताप हो और दाब जो है वो कम हो तो आग्नेय शैल बनता है। रूपांतरित शैल बनने के लिए, रूपांतरित शैल बनने के लिए क्या चाहिए? और जो है, एक मिनट, दाब कम होगा, दाब कम होगा तब आग्नेय शैल बनेगा। और यहाँ पे अगर अवसादी चट्टान है या फिर आग्नेय चट्टान है, दोनों का रूपांतरित शैल तब बनेंगे जब यहाँ पे ताप भी ज़्यादा होगा और दाब भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे ताप भी ज़्यादा होगा, ताप भी ज़्यादा होगा और दाब भी ज़्यादा होगा। ये थोड़ा कठिन टॉपिक पड़ रहा है, लेकिन मैं इसको और डिटेल से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये कब पढ़ाएंगे भैया? जब आप ज्वालामुखी को डिटेल से हम पढ़ाना शुरू करेंगे ना, ज्वालामुखी को, ठीक है, ज्वालामुखी को जब पढ़ाना शुरू करेंगे डिटेल से, तो आपको ये पता चलेगा कि मैग्मा की उत्पत्ति होती कैसे है, मैग्मा बनता कब है। या मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। अगर पृथ्वी के अंदरूनी प्लेटों में, ठीक है, पृथ्वी के अंदरूनी प्लेटों में आपको पता है ये चीज़ कि पृथ्वी के अंदरूनी प्लेटों में आपको पता है कि ये जो हमारा क्रस्ट है अथवा स्थल मंडल है, वो दुर्बल मंडल पे मूवमेंट करता रहता है। क्या करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। तो सपोज करिए कि इसमें एक क्रैक आया, ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्रैक आया। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि यहाँ जो था अत्यधिक पहले से ही
पहले यहाँ अंदरूनी प्लेटों में क्या है, यहाँ टेम्परेचर अत्यधिक है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर अत्यधिक है और दाब भी बहुत ही ज़्यादा है, दाब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जब प्लेट मूवमेंट की वजह से यहाँ से मूव हुआ तो आप ऊपर का थोड़ा सा दबाव कम हुआ, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे ही क्रैक हुआ तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, और प्रेशर जब कम हुआ तो जो ताप अत्यधिक था इसकी वजह से यहाँ के जो मैटर थे, जो यहाँ के पदार्थ थे, वो पूरा ही पिघल करके क्या बन गए, मैग्मा बन गए। मैग्मा का मतलब होता है, मैग्मा का मतलब होता है गर्म गर्म गलित पदार्थ, गलित पदार्थ, ये गर्म गलित पदार्थ, ठीक है, पदार्थ जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और गलित पदार्थ होता है। इसमें मतलब बहुत प्रकार के खनिज हो सकते हैं लेकिन जीवाश्म में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वो गर्म होता है कि वो जीवाश्म सारे जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो दाब जब कम हुआ तो ये मैग्मा बना, और मैग्मा जब बना और इसी दाब की कमी की वजह से ये इसको फाड़ के निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको फाड़ के निकलने की कोशिश करता है, इस चट्टान को पहले तो इस गैप को फिल करेगा और उसके बाद भी अगर नहीं काम बनेगा तो इसको तोड़ते फाड़ते निकलेगा। तो इस ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये फुहारा की तरह बनता है, कई बार विस्फोट होता है, कई बार नहीं होता है, जैसा होगा, ठीक है। ये एक क्रिया है, ये पूरा ज्वालामुखी क्रिया है, मैग्मा का बनना है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे जो हमने यहाँ समझाया आपको कि आग्नेय शैल कब बनता है, जब ताप ज़्यादा और प्रेशर कम हो, ठीक है। आग्नेय शैल कब बनता है, ताप ज़्यादा और प्रेशर कम हो। तो यहाँ पे ताप तो ऑलरेडी ज़्यादा था ही, प्रेशर जैसे ही यहाँ कम हुआ, ठीक है, प्रेशर जैसे ही कम हुआ मैग्मा की उत्पत्ति, और मैग्मा की उत्पत्ति अगर हो गई तो फिर जान लीजिए आग्नेय चट्टान बनेगा, आग्नेय चट्टान फिर बनेगा। क्यों? अगर ज्वालामुखी क्रिया हुई तब भी आग्नेय चट्टान बनेगा, अगर ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई तब भी आग्नेय चट्टान बनेगा। फर्क इतना है कि अगर ज्वालामुखी क्रिया हो गई तो वो फिर बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगा, ठीक है, और अगर नहीं हुई तो फिर वो आंतरिक आग्नेय चट्टान, मतलब ये यहीं पे ऊपर जा करके थोड़ा जम जाएगा तो ये भी आग्नेय चट्टान है, बस ये पृथ्वी के आंतरिक सतहों में ही दब के रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी आग्नेय चट्टान का ही रूप है, और इसी के साथ हम देखें तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर पे आते हैं, अध्याय 6 पे, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हम फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो उसके नाम को जरूर ध्यान दीजिए कि भू मतलब पृथ्वी, आकृतिक मतलब उसकी आकृति, संरचना, बनावट, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पटी प्लेट्स के संचरण किस प्रकार हुआ, कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार, भूपर्पटी को निर्मित करने वाले शैलों तथा खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात, ये सब जानकारी हो चुकी है पिछले चैप्टर्स में। अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं, धरातल असमतल क्यों है, मतलब हर जगह धरातल समतल क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है और इसी का आंसर हम लोग पहले ढूंढेंगे। सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है, क्या है पता है, ये गत्यात्मक है, ठीक है, दुर्बलता मंडल पे ये तैर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में संचरित होती है, ठीक है, दोनों दिशा में होती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचरित होती थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंदर ही पृथ्वी के बाह्य स्तर में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। धरातल सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है अगर बाह्य ऊर्जा की बात करें तो, ठीक है,
तो धरातल जो है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनावरत मतलब लगातार प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों और पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। मतलब ये है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि जो धरातल है, ठीक है, धरातल है मतलब धरा मतलब पृथ्वी, तल मतलब तल, पृथ्वी का तल जो है वो पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों, जो बाहरी बल है, ठीक है, और जो पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बल है, ठीक है, उससे अनवरत प्रभावित होता रहता है, लगातार प्रभावित होता है, और यह सर्वथा परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। बाह्य बलों को बहिर्जनित बल और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। ये दोनों बल समझ लीजिएगा। बहिर्जनित बल में क्या क्या आएंगे? सारे मौसम, वायु, जलवायु, ठीक है, फिर उसके बाद नदियां हैं, हिमनद हैं, महासागरीय ज्वार हैं, भाटा है, महासागरीय लहरें हैं, तूफान है, बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। ये बहिर्जनित प्रभाव है। उसमें तापमान है, सूर्य का किरणें हैं, ठीक है, फिर अलग अलग सतहों की बनावट है, उसके हिसाब से प्रभावित होता रहता है। ये बहिर्जनित बल है। आंतरिक बल में जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, पृथ्वी के आंतरिक जो बल हैं, जिसमें सबसे बड़ा बल है विवर्तनिकी का, मतलब जो प्लेट है मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से जो बल उत्पन्न होते हैं वो अंतर्जनित बल कहलाते हैं। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, ठीक है, मतलब वेयरिंग डाउन, विघर्षण घिसता रहता है, एवं बेसिन या निम्न गर्तों का भराव। और जब घिसता है तो जहाँ एक जगह घिसेगा दूसरी जगह भरेगा। ये कहीं न कहीं बहिर्बल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तल संतुलन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें शब्दशः आपको समझनी चाहिए। कैसे? देखिए, अपर्दन को एक बार फिर से हम समझा देते हैं। सपोज करिए कि ये आपका पर्वत है, ठीक है। अब ये पर्वत पे अपर्दन कैसे होता है पहले उसको समझ लेते हैं। ये अनाच्छादन क्रिया में, ठीक है, अनाच्छादन क्रिया में एक पार्ट है अपर्दन, ठीक है। दूसरा पार्ट है अपक्षयण, ठीक है। दूसरा क्या है? अपक्षयण है, ठीक है, अपक्षयण है, ठीक है। और तीसरा है निच्छालन भी इसमें आता है। अपर्दन यहाँ पे अगर हमको सिर्फ समझना हो तो अपर्दन पे फोकस करिएगा। अपर्दन मतलब समझ लीजिए कि काटना चीज़ों को, मतलब किसी भी चट्टान को घिसना या काटना। और ये कैसे काटता है? ऐसा नहीं है कि ये आरी लेकर के काटता है बैठ करके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसके जो सतह है ना, सब इस पर्वत के ऊपरी सतह, सपोज करिए कि इस पे मौसमी प्रभाव सबसे अधिक होता है। और आपको पता है कि मौसमी परिवर्तन का मतलब क्या है? मौसमी परिवर्तन का मतलब हुआ कि यहाँ पे ताप बदल रहे हैं, ठीक है, और ताप बदल रहे हैं तो कभी तापमान माइनस में है तो कभी प्लस में है, कभी ज़्यादा कभी कम। दूसरा, इसकी वजह से क्या हुआ? बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है यहाँ पे। तो इनके जो रासायनिक संगठन है ना इस चट्टान का, उस रासायनिक संगठन कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच की दूरी जो है वो बार बार कम और ज़्यादा होती है। गर्मी में फैल रहा है, ठंडी में सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से इनके चट्टानों के जो रासायनिक संगठन है वो कमजोर पड़ते हैं, और एक समय के बाद ये ऐसे क्रैक हो जाते हैं। क्रैक होगा, टूटेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो अपर्दन के कारक हैं, ठीक है, जो अपर्दन के कारक हैं
उसमें से हवा है। पहले अगर हम हवा को कहें तो उसी को हवा टकरा टकरा के धीरे धीरे उसी को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। दूसरा कारक क्या है, पहला तो हवा हो गया, लिख देते हैं हवा हो गया। दूसरा है नदियाँ, नदी या पानी कहें, वर्षा जल कहें, नदी है। तो नदी अगर बहती है तो इन चट्टानों को एक लंबे समय में काटती रहती है, धीरे 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 घिसती रहती है, ठीक है। और घिस करके जो ये अवसाद है वो कहाँ ले जाएगी, जहाँ पे गड्ढे होंगे, जहाँ पे बेसिन होगा, जहाँ पे खाई होगा, उसको भरने का कार्य करेगी। तो अपरदन का कार्य काटना ही है, ठीक है। उसके बाद हिमनद हुए, मतलब जो जमे हुए नदी हैं उसमें बहाव आता है, तब भी ये चट्टानों को काटती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार में काट दी, लंबे समय में ये प्रक्रिया होता है। फिर उसी में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन क्यों आता है, जब एक स्तर तक कोई चीज़ कट जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये बह रहा है और यहाँ के थोड़े से चट्टान वीक हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा काट दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा काटते काटते इतना अंदर कट गया, तो ये जो ऊपर का कठोर भाग है अभी, ये फिर ये गिर जाएगा ना, फिर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, ठीक ठीक है। तो यही है अपरदन का भैया रोल। और जो उच्चावच के मध्य अंतर को कम हो करता है, और अंतर को कम करेगा ही, मतलब ऊंचाई से काट रहा है और जहाँ पे गड्ढे हैं, गर्त हैं, खाइयाँ हैं, उसको भर रहा है, तो उसको तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। कैसे उठा रही हैं धरातल के भागों को, देखो अंतर्जनित शक्तियों में क्या है, क्या क्या शक्ति है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि जो ज्वालामुखी क्रिया है, ज्वालामुखी क्रिया है, ये भी अंतर्जनित शक्ति ही है, ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। तो वो पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों को पिघला करके ऊपर ला रही है। तो एक पृथ्वी की सतह पे एक नया कहीं ना कहीं स्थल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक स्वरूप बन रहा है, ठीक है। दूसरा कि अगर कहीं पे भी अगर दो प्लेट टकरा रहे हैं, दो प्लेट टकरा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दो प्लेट मान लीजिए टकरा रहे हैं, तो ये जो प्लेट है नीचे गल करके यहाँ में मैग्मा बना, ठीक है, मैग्मा बना, तो ये पिघल करके ऊपर गया, यहाँ से भी ज्वालामुखी क्रिया से एक स्वरूप बना, और ऊपर से इनके टकराने की वजह से यहाँ पे भी एक संरचना बनती है, जिसको हम लोग पर्वत कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पर्वत कहते हैं, ठीक है भैया। तो एक संरचना बनी। तो अंतर्जनित जो बल है, अंतर्जनित जो बल है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, शक्तियाँ निरंतर धरातल प्रभागों को ऊपर उठाती रहती हैं, ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं, तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रिया उच्चावच में भिन्नता को सम या बराबर करने में असफल रहती हैं। क्योंकि ये बराबर, वो ये मतलब बराबर करेंगे, वो उठाती रहेगी, फिर ये बराबर करेंगे, उठाती रहेगी, तो ये बेचारे करते रहते हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों का के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं, ठीक है। ये भिन्नता हमेशा रहेगी जब तक कि ये विरोधात्मक कार्य चलेंगे, मतलब बहिर्जनित बल इसको कहीं ना कहीं तरह संतुलन का कार्य करने में लगी पड़ी है, लेकिन ये उच्चावच की भिन्नता को नहीं कम होने दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर उठाता रहता है। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण वाले बल हैं। अंतर्जनित बल कहीं ना कहीं भू आकृति निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तथा बहिर्जनित प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल है, भूमि को काटने का काम करते हैं, घर्षित करके, घिस घिस करके। भूतल संवेदनशील है, भूतल कैसा है, संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है, तथा इसका व्यवहार, इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह अर्थात सस्टेन में योगदान है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इनकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले तुम लोग खत्म कर डालो, भविष्य के पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ो ना। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि अर्थात सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है, तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता अर्थात विभव
में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी दे रही हैं, तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए, तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने तथा भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ेंगे, अर्थात भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थ पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता। पटल विरूपण का मतलब होता है पटल को विरूपित करना, परिवर्तित करना, उसके रूप को, उसके संरचना को। ठीक है। और पटल विरूपण बल से ही पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। तो पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, बृहद क्षरण, मास वेस्टिंग बोलते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है जब अपरदन काट देता है, निक्षेपण मतलब नीचे जाकर के इकट्ठा होना, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं ये चारों, मतलब अपक्षय हुआ, बृहद क्षरण हुआ, अपरदन और निरीक्षण। ठीक है। इनका एक अध्याय में विस्तार से विवेचन करिए। अब इन एक एक चीजों को चाहो तो आपको मैं बता दूं, अपक्षय का क्या मतलब है, बृहद क्षरण का क्या मतलब है, अपरदन का क्या मतलब है, निक्षेपण का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। अपक्षय का मतलब होता है जब वेदरिंग के द्वारा किसी भी चट्टान में जब उनके रासायनिक संगठन कमजोर पड़ते हैं और वहीं पे क्रैक हो जाता है, वहीं पे टूट कर रह जाता है बस वो, लेकिन वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं, तो उसको अपक्षय बोलते हैं। ठीक है। अपरदन जब उसी अपक्षय के द्वारा कमजोर चट्टानी रूप को जल से, वायु से, हिमनद से, वर्षा के जल से या फिर और भी किसी भी कारण से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो उसको अपरदन कहते हैं। अर्थात निरंतर काटने की प्रक्रिया को अपरदन करते हैं, घिस घिस के काटती है ये। निक्षेपण मतलब इसी अपरदन का आखिरी काम होता है। निक्षेपण मतलब निक्षेपित कर देना, छोड़ देना, उससे एक संरचना बनती है, गड्ढे भर जाते हैं। ठीक है। बड़े बड़े बेसिन भर जाते हैं। ठीक है। और कोई भी गर्त हो, खाई हो, ये सब भरते हैं और उससे एक नए स्वरूप का पृथ्वी के संरचना का निर्माण होता है। ठीक है। और बृहद क्षरण क्या होता है? बृहद क्षरण भैया, अगर कोई भी चट्टान का भाग, कोई बड़ा भाग, छोटा भाग, कोई बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, अगर किसी भी पर्वत से वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर वो सरक करके नीचे आ जाए या गिर करके नीचे आ जाए, तो उसको बृहद क्षरण कहते हैं। ठीक है। इसमें लगभग सारे भी लैंडस्लाइडिंग इसमें होते हैं। पृथ्वी के किसी भी बहिर्जनित तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहते हैं। भू आकृतिक कारक हैं ये। और जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनित को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुपयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल,
हिमानी हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि हैं जो धरातल के पदार्थों को काटता है, ले जाता है और निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। क्या आप समझते हैं भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में क्या अंतर है? तो भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है? ये एक बल है, ठीक है। ये एक ऐसा चीज है जो कहीं न कहीं प्रभावी करता है चीजों को, लेकिन इस प्रभावी करने वाले कारकों में कौन कौन है? तो ये सब हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों और ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन, निक्षेपण भी नहीं होगा अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होती हैं। प्रवणता मतलब ढलानुमक प्रकृति, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, ठीक है, ये प्रवणता है, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्जनित प्रक्रिया, एंडोजेनिक प्रोसेसेस। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रिया के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर ही ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता और अंतर से निकलने वाली ऊष्मा प्रभाव से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करता है। भूतापीय प्रवणता और अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपरपटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपटी की सतह असमतल होती है। अब आते हैं पटल विरूपण पे, ठीक है। सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपटी को संचलित, उत्तापित मतलब होता है कि उसको ऊंचा उठा देना या गति देना, तथा निर्मित करती हैं, बनाती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। एक है तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपरपटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं। इसमें पर्वत निर्माण की क्रिया होती है। इसमें तीक्ष्ण वलन होता है, मतलब फोल्डिंग होती है जिससे कि मोड़दार पर्वत बनते हैं, और धरातल के बड़े भाग के उत्तापन और विकृति में संलग्न महाद्वीप संरचना संबंधित प्रक्रियाएं, ठीक है। तो ये जो उत्थान है और जो मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जहाँ पे दो जब टकराते हैं ना वो चट्टाने, तो उसमें एक तो पर्वत निर्माणकारी जो पटल विरूपण है उससे तो बनता है, लेकिन जिससे भ्रंश बनते हैं और जो ब्लॉक पर्वत बनता है उसमें क्या होता है, कोई पर्वत इस तरीके से ऊपर उठ जाता है अपने आसपास के एरिया से, ठीक है। तो इसको हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। थोड़ा चित्र सही से नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं सही बना ही देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट 1 सेकंड। तो सपोज करिए कि ये कोई पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उठ गए अंदर की प्रक्रिया के कारण, ठीक है, अंदर की प्रक्रिया के कारण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ठीक है।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया आपकी इसकी ढाल बिल्कुल ही 90 डिग्री की होती है, आप जा नहीं पाएंगे ऊपर, तो इसको इसी ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। और ब्लॉक पर्वत का निर्माण इसी से होता है, मतलब धरातल के बड़े भाग के उत्थान से होता है या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय संरचना संबंधी प्रक्रिया से होता है। और फिर अपेक्षा के छोटे स्थानीय संचरण के कारण उत्पन्न भूकंप इसमें भी शामिल होते हैं। पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचरण करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका होती है। क्षैतिज संचरण जब करती है कभी भी क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज कभी भी होता है तो वो विवर्तन की ही जिम्मेदार होता है, विवर्तन की प्लेटों को जिम्मेदार होते हैं गति के लिए। ठीक है, प्लेट विवर्तन की या फिर परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पटीय वलन के रूप में तीक्ष्णता से विकृति हो जाती है। महाद्वीप संरचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप संरचना महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनी महाद्वीप संरचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश और विभंग हो सकता है। इस सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। अब हम लोग एक बार वोल्केनिज्म पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों और लावा का भूतल की ओर संचरण होता है। भूतल मतलब पृथ्वी की तल की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण भी सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई में ज्वालामुखी शीर्षक, जिसमें पिछले अध्याय के आग्नेय शैलें शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। तो आप लोग ज्वालामुखी के बारे में पर्याप्त जान चुके हो, तो आप लोगों को ये बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है कि ज्वालामुखी किस तरीके से फोर्स दिखाती है अपने। ज्वालामुखीयता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। ज्वालामुखीयता एक क्रिया है और ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखीयता की क्रिया जो होती है वो पूरे एक सिस्टम को कहते हैं। पूरा का पूरा जितना भी मतलब मैग्मा उत्पत्ति से लेकर के प्लेटों के संचरण से लेकर के मैग्मा उत्पत्ति से लेकर के फिर प्लेटों को भेदन से लेकर क्रैक वगैरह से लेकर के और फिर लास्ट में ज्वालामुखी उद्भेदन, लावा का बनना, उसके बाद चट्टानों का बनना, ये पूरी प्रक्रिया ज्वालामुखीयता कहलाती है। और ज्वालामुखी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उद्भेदन। मतलब ये हुआ कि मैग्मा जब तोड़ करके बाहर निकलती है तो उस छोटी सी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये ज्वालामुखीयता व्यापक संदर्भ लिए हुए है, ज्वालामुखी थोड़ा सा उसे संकीर्ण संदर्भ लिए हुए है। इन दोनों के शब्दों में अंतर यही है। ठीक है, फिर है बहिर्जनित प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तन की कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। समझिएगा, आप क्यों सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनित बलों से नियंत्रित विवर्तन की कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? अब सोचिए, देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करता रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचित करता रहता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुपयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस या फिर प्रतिबल कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर जो अनुपयुक्त बल होता है, ठोस पदार्थ में जो स्ट्रेस है या फिर प्रतिबल है, इस धक्का या खिंचाव से उत्पन्न होता है। बात समझिएगा, अगर कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो इस पे स्ट्रेस कब बनेगा, इस पे तनाव कब बनेगा? बताइए। तनाव जो वो बोल रहे हैं तनाव ही है, तनाव है मतलब स्ट्रेस है, तनाव मूलक बल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, दो तरीके से ही इस पे स्ट्रेस पड़ सकता है, और वो दो तरीका कौन कौन से हैं? या तो आप इसको धक्का दो, इधर से भी बल लगाओ, इधर से बल लगाओ, ठीक है, तो इस पे स्ट्रेस बढ़ेगा। या तो इसको आप खींचो, इधर बल दो और इधर बल दो, तो ये फिर तनाव पड़ेगा, इस पे स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, उत्पन्न इससे विकसित